हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का गबन का 11वां भाग हो रहा है। सो ध्यान से सुनिए। जालपा, क्या जरूरत है, तांगे तो मिलते ही है। रतन, न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य वाग्य तो कहीं नहीं सराहते, घुड़कियां जमाया करते हैं। रतन, सच मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वो अभी तो आ गए, पूछना ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जालपा रमा से, क्यों चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना दें। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ, बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के क्या लिए थे। जालपा, 800 के थे। रतन, कोई हर्ज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमा, हाँ हाँ, बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई अभी मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कर सकता। क्या वह कर सकता है। इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है। वह मर जाएगा, पर यह उज न करेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी न दिखाएगा। रुपए की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वह मन में डर रही थी कि कहीं यह महाशय यह न कह बैठे, शराब से पूछकर कहूँगा। उसका दिल धड़क रहा था। पर जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपए की कोई बात नहीं है, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूँ। रमा, मैं आज ही शराब से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब की रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश के पास जाकर बोला, क्या आपको आए देर हुई। रमेश, नहीं, अभी तो चला रहा हूँ। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे। रमानाथ, जी हाँ, 3 रुपए की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हर्ज नहीं, यह रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है, बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। रमानाथ, अब की इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊँ। जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दे तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूँगा। पार्टी का इंतजाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मैम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानुस मैं ला दूंगा। कुर्सियाँ, मेजे, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कूली की जरूरत, न मजदूर की। उन्हीं मुसल चंद को रगे रगे दूंगा। रमाना, तब तो बड़ा मजा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा। कहूँगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कौन कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी तो 2-3 महीने हुए, आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना। रमेश, अजी अभी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, जरूरी चीज़ों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीज़ें जुटा सकूंगा। और कितने मेहमान होंगे। रमानंद, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आएंगे। रमेश, यह बहुत अच्छा किया, बहुत से आदमी हो जाते तो भगभड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, ठलुओं की खुशामद करने से क्या फ़ायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी चीज़ें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानंद भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीज़ों को करने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीरें कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों बाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानंद कहते थे, इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था। न इनकी सी कह सकता था, न उनकी सी। दयानंद, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहाँ आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा। फिर क्या है, यह जरूरी बात है नहीं है कि इन जरा सी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें। हम अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हैं।
हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। यह तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गरज दिखावे की सभी बातों में अंग्रेजों का मुंह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेजों को अंग्रेज बना दिया और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का शौक चल रहा है? दयानंद अंग्रेजों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। यह चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि दो चार बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोट नहीं बना था, चाय पीते थे, मगर चीनी के सेठ की कैद न थी। कटोरा, कटोरी, गिलास, लोटा, तसला किसी से भी उन्हें आपत्ति न थी, लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेजें कुर्सियां नहीं होती, फर्श होता है। आपने कुर्सी में लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया। अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। यह क्या कि आधा तीतर आधा बटेर, कोट पतलून पर चौगोशिया टोपी तो नहीं अच्छी मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानंद की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन यह जवाब सुना तो चकराए मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। बोले, तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे 10-5 अंग्रेजों के नाम तो बताइए। एक आपका वही किरंटा हेड कलर का है, उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी न रखी हो। उसी किरंटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया है। खूब मानता हूँ दयानंद, यह तो आपकी जबान है। उसे किरंटा, चमरेशियन, पिलपिली जो चाहे कहे, लेकिन रंग को छोड़कर वह किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं, और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रतनबाई उतर कर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त का रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में भी न चली आए, नहीं तो सारी कलई खुल जाए। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, यह मेरे पिता हैं और यह मेरे दोस्त रमेश बाबू है। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने हाथ बढ़ाया और न जगह से हिले, सकबकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी। दूर से उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है। आपसे कुछ कहना था। यह कहते हुए और रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने शराब से कह तो दिया होगा? रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए न दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसलिए रुपए मंगवा लिए। 800 चाहिए ना? जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात न कर सका। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी न झिझकता था। वह जानता था कि वे सब ग्राहकों को उल्टे छुरे से मुड़ते हैं। ऐसे के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच न होता। लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जालपा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? उसे शायद याद न रही होगी। उसके कंगन 600 के हैं। आप चाहे तो 800 का बनवा दूं? रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100 रुपए के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी? चीज़ तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपए खर्च हो जाते, इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर लादा हूँ। मेरी आदत है कि जो काम करती हूँ जल्द से कर डालती हूँ, विलम्ब से मुझे उलझन होती है। यह कहकर वह मोटर पर बैठ गई। मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानंद, जी हाँ, आंखें खुली हुई थी। अब मेरे घर में ही वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचावे। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है। जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं। बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुला सकती हैं। यहाँ तो चाहे हम मर जाएं तब भी क्या मजाल की स्त्री घर से बाहर पाँव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई यह अंग्रेजियत नहीं देखी जाती। क्या करे, संतान की ममता है, नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कर दूं, भैया अपना घर अलग लेकर रहो। आँख फूटी पीट गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यो सिर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन यह औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश महाशय, इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। यह क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर ही बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है। रुपए न जाने किस लिए दिए? दयानंद, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा, कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से आ निकल रहा था। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया।
पहुँच चढ़ाकर बोला, जी हाँ, जरूर चाल चल रहा हूँ, उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हूँ, यही तो मेरा पेशा है। दयानंद झेपते हुए कहा, तो इतने बिगड़ते क्यों हो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। रमानाथ, पक्का जालिया बना दिया और क्या कहते हैं? आपके दिल में ऐसा सुबह क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी बात कौन सी बात देखी जिससे आपको यह ख्याल पैदा हुआ? मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ, इसके सिवा आपने मुझ में ऐसी कौन सी बुराई देखी? मैं जो कुछ खर्च करता हूँ ईमान से कमा कर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, यह बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज होती है, किसी को नहीं होती है। वह अपनी सुबुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझे तो आपको अख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यह मेरे खाते झूठ न बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन तुझे मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने यह ढंग अख्तियार कर लिया है, उसके पहले मैं मुंह में कालिख लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में तो संदेह हुआ था, मैं इसे छिपाता नहीं हूँ, लेकिन जब तुम कह रहे हो तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सतपथ पर रखे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, यह किस्सा तो हो चुका, अब यह बताओ उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100 के थे। रमानाथ, ठग लाया हूँ। रमेश, तुम मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर जटई लाए है तो मैं भी तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो, खूब जटो, लेकिन आबरू पर आंच न आने पाए, किसी को कानों कान खबर ना हो। ईश्वर से तो मैं डरता नहीं, वह जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे दूंगा, मगर आदमी से डरता हूँ। सच बताओ, किस लिए रुपए दिए? कुछ दलाली मिलने वाली है, हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ, जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई है। रमेश, तो चलो मैं अच्छा से बनवा देता हूँ। यह झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपए अपने पास ही खर्च कर दो, पर यही समझेंगे कि मुझे लूट लिया। नेकनामी तो शायद ही मिले, हाँ, बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बात कर रहे हैं, शिक्षित स्त्रियाँ ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जालपा, सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा। यहाँ कुछ तैयारी हो रही थी? यहाँ कुछ तैयारी तो थी नहीं। रमानाथ, कुशल यही हुआ कि मेरे कमरे में नहीं आई, कंगन के रुपए देने आई थी। तुमने उन्हें उनसे शायद 800 रुपये बताए थे, मैंने 600 ले लिए। जालपा ने झेपते हुए कहा, मैंने तो दिल लगी की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपये ले लिए होते तो शायद यह उथल पुथल न होती, वह अपनी सफलता पर खुश होती। पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वह पछता रही थी, मैं व्यर्थ झूठ बोली। यह मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे, रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी, वकील साहब न आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर ले, पर रमेश में इतना साहस न था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपने साथ से मिलाया। वे युवतियाँ उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भी भारी लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की। ये हुआ आप लोग का पार्ट 11, और उसके बाद अगला जो रहेगा भाग जो पार्ट 12 रहेगा। और इसके पहले मैं बोल देती हूँ कि आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जितना हो उसको आप लोग पूरा पढ़िएगा, सुनिएगा, तब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।